हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया। हम आप हमेशा देखते हैं, आए दिन हम लोग के यहाँ गठिया के बारे में चर्चा होता रहता है, जोड़ों के दर्द के बारे में होता रहता है। आइए हम उसी के बारे में समझते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है और किस किस चीज़ की सावधानी की ज़रूरत हमें पड़ती है जिससे हम इस रोग से बच सकें। तो हम शुरू करते हैं गठिया। गठिया एक्चुअली हिंदुस्तान में देखा जाए तो पूरे दुनिया के मुकाबले में हिंदुस्तान में 22% से 39% रोग सिर्फ गठिया के हैं, आर्थराइटिस के हैं। गठिया के अगर टाइप्स देखा जाए तो 100 किस्में हैं तकरीबन गठिया की। और सिविरिटी का हाल ये है कि 50 साल के उम्र के बाद आम तौर से लोग गठिया के शिकार हो जा रहे हैं, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो ठौने का दर्द हो, आमतौर से देखने में मिलता है। गठिया की अगर डिफिनेशन करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि गठिया जोड़ों के सूजन को कहा जाता है। दो बोन आपस में जब मिलती है तो उसके बीच में कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज फ्रिक्शन, रगड़ से बचाए रखता है। लेकिन गठिया में वो कार्टिलेज घिस जाता है, शॉर्ट कर जाता है और डायरेक्ट बोन आपस में, दो बोन आपस में मिल जाती हैं और उसमें रगड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो इसको हम गठिया कहते हैं। गठिया किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। गठिया लेडीज को भी हो सकता है, जेंट्स को भी, लेकिन हिंदुस्तान में देखा गया कि ज्यादातर लेडीज को ये मर्ज होता है। अगर गठिया के कॉमन टाइप्स हम बताएं तो उसमें 5-6 किस्में हम आपको बताना चाह रहे हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस के एक टाइप्स है जिसमें कमर के अंदर या नी में दो बोन आपस में जब मिल रही होती है, वहां पे कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज घिस जाने के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है और वहां पे डीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज और डीजनरेशन ऑफ द बोन ये शुरू हो जाता है। बोन इस पर देखने को वहां पर मिलता है, बोन की नई फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये दूसरी किस्म है। ये छोटे छोटे जोड़ों का दर्द होता है, आमतौर से छोटी छोटी जोड़ में, पाँव के, हाथ के, फिंगर में दिखेगा। बड़े जोड़ में भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर छोटे जोड़ में होता है और इसका पिक्चर से हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। छोटे जोड़ का मर्ज होता है, किसी भी उम्र में होता है, आमतौर से देखा जाता है। तो कई कारण हैं इसके जो हम बाद में बताएंगे। इसी तरह से एक होता है गाउट। गाउट में आमतौर से पैर का अंगूठा इन्वॉल्व होता है, यूरिक एसिड एक जमा होने लगता है, उसी के बढ़ने के नतीजे में ये दर्द होता है। काफी पेनफुल कंडीशन होती है। दवाओं का इस पर इस्तेमाल बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, कारआमद नहीं होता है। इस तरह से एक और आर्थराइटिस की किस्म है जो बच्चों में होता है, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में ये होता है, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। एक और किस्म है जिसको हम अभी नाम बताएंगे, पहले बोलते हैं कि स्किन, जो त्वचा होता है उसके अंदर सूजन, रेडनेस, दर्द, मोटापा वहां पे हो जाता है और बाल गिरना, बुखार आना, ये सब कंडीशन होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लूपस, LUPUS, लूपस इरिथमेटोसस। ये एक खास बीमारी होती है। यही बीमारी और आगे बढ़ती है और कलर स्किन का चेंज होने लगता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, तो वो कहलाता है इडिमेटस के अलग एक किस्म है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरोडर्मा। इसी तरह से एक स्पाइन की बीमारी होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्री जो हम बोलते हैं, वो आपस में फ्यूज होने लगती है। तो उस वक्त डीजनरेशन ऑफ द बोन शुरू होता है और आपस में फ्यूज होने लगती बोन, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो उसको बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो ये एक बीमारी होती है। इस तरह की अनेक बीमारी है जो समझ लें कि गर्दन, पीठ, कमर, ठौना, एड़ी या हाथ में शोल्डर, एल्बो, रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट्स, इन सब में पेन होता है। उसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है, लेकिन सब एक तरह का गठिया है और गठिया ही के टाइप्स की सब किस्म निकली है। इसी तरह से एक किस्म और आती है जिस सोरियासिस का आपने सुन रखा है नाम। सोरियासिस
की वजह से एक होता है जिसको बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। इसी तरह से इन्फेक्शन के कारण भी एक होता है जिसको बोलते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट के कारण जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी होता है ये दर्द। मेडिसिन के अलग अलग टाइप के खिलाने से अर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं लोग। आइए इसके कॉजेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं। कॉज में आमतौर से कहा जाता है कि ये इम्यून सिस्टम की एक बीमारी है। इम्यून सप्रेस होने लगता है, जेनेटिकली ये होता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये होता है। इसी तरह से ओबेसिटी, वेट बढ़ना, वजन बढ़ने के कारण भी ये होता है। इसी तरह से पानी में काम करने वालों को ज्यादातर ये देखने में मिलता है। घर में झुक के महिलाएं जो पोछा लगाती हैं तो उनको ठौना में कमर की तकलीफ होती है, अर्थराइटिस की शिकायत होती है पानी ज्यादा छूने की वजह से। मौसम इन्वायरमेंट पर ये असर पड़ता है इस पर। जैसे ठंड के मौसम में ये बढ़ता है, ठंड से ज्यादा होता है। बाइक चला रहे हैं आप, आपका ठौना खुला हुआ है, हाथ खुला हुआ है, ठंड का एक्सपोजर हुआ तो उसमें हाथ के फिंगर का पेन या ठौना का दर्द ये शुरू हो जाता है। इसी तरह से स्मोकिंग बहुत बड़ा रोल है। आमतौर से देखा जाता है कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उन लोगों को भी ये गठिया की शिकायत हो जाती है। इसी तरह से विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के और कैल्शियम, ये तीनों के कमी के कारण भी अर्थराइटिस देखा जाता है। और कुछ इन्फेक्शन है जिसके कारण अर्थराइटिस होता है, बैक्टीरियल हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये सब देखा गया है। ये भी देखा गया है कि कुछ दाल है, जैसे चना की दाल है, राजमा है, टमाटर है सब्जियों में, बैगन है, आलू है, इसके इस्तेमाल से भी ये बीमारी होती है या इस बीमारी को बढ़ाने में ये सहयोग कर देता है। इसी तरह से ये भी देखा गया शुगर, मीठा खाना, चाय ज्यादा पीना, इन तरह के लोगों में भी ये चीज पाई जाती है। आइए हम इनके सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसका लक्षण क्या क्या दिख में आएगा। आमतौर से बड़े जोड़ों में दर्द होगा, चूंकि कार्टिलेज घिसने की वजह से बोन आपस में करीब हो जाती है, नजदीक हो जाती है और घिसती है, रगड़ पैदा होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कड़कड़ की आवाज आती है, खटखट की आवाज आती है चलने में, तो ये आपसे कह सकता है। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ द बॉडी ज्वाइंट, जो भी अफेक्टेड एरिया में ये तकलीफ होगी वहां का मूवमेंट, वहां की हरकत पेनफुल हो जाएगी, दर्द होगा वहां पे हिलाएंगे। तो जैसे अगर शोल्डर में हो जाए तो शोल्डर को हिलाना, इस तरह से करना, हरकत करना मुश्किल होगा। अगर गर्दन में हो जाए तो गर्दन को मूवमेंट में लेना मुश्किल होगा। अगर पीठ में हो जाए तो हमको झुकना उठना मुश्किल हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाती है, सख्ती और जकड़न हो जाती है। अब हम अगर मूव करेंगे तो इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह की कंडीशन होने लगती है। या कमर में हो जाए तो आगे की तरफ झुकना या पीछे की तरफ झुकना ये मुश्किल हो जाता है। ठौना में हो जाए तो ठौना पे बैठना, बाथरूम में बैठना, नमाज पढ़ना और पूजा पाठ करते समय बैठ के पूजा पाठ करना, पलथा मारना, ये सब में दिक्कत होती है। और अगर सडनली हम खड़ा होना चाहेंगे तो नहीं खड़े हो सकते हैं। कई स्टेज में होता है, ये 4 स्टेज आमतौर से देखा जाता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस तरह की कंडीशन 100% क्योरेबल नहीं है। बस किसी हद तक आप इसको मेडिसिन से, एक मतलब हो जाने के बाद मेडिसिन से या व्यायाम से, एक्सरसाइज से रोक सकते हैं। और इसकी पहचान में जैसा कि हमने बताया कि दर्द होगा, बुखार भी आ सकता है, रेडनेस, सूजन भी हो सकती है, मूवमेंट में हरकत भी हो सकती है, मूवमेंट में दर्द भी हो सकता है, और वेट लॉस होने की एक संभावना होती है, उम्मीद होती है। इसी तरह से बुझी बुझी सी तबीयत रहने लगती है, सुकून थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। साइकोलॉजिकली लोग डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं। तो कभी एक जोड़ में होगा, कभी दूसरे जोड़ में भी हो सकता है, कभी एक साथ दोनों जोड़ इन्वॉल्व हो सकता है। सुबह के टाइम में ज्यादा दर्द होता है। तो इस तरह की कंडीशन आमतौर से पाया जाता है। चलिए इसके टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। टेस्ट क्या क्या करते हैं हम। टेस्ट में ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में सीबीसी टेस्ट होता है। सीबीसी में हम क्या करते हैं कि डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। अगर इन्फेक्शन के कारण अर्थराइटिस हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा एक्यूट कंडीशन में। क्रोनिक है तो लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिल सकता है, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह से एएसओ टाइटर अर्थराइटिस के और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में या और दीगर टाइप में किसी में एएसओ टाइटर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह से यूरिक एसिड, जैसा कि हमने बताया गाउट में या और कुछ किस्मों में यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है तो उसका असर जॉइंट्स पे पड़ता है और जॉइंट्स में पेन होने लगता है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगर इसका एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे में आप क्लियर देख सकते हैं कार्टिलेज
सप्रेस हो रही होती है, कम हो रही होती है, और दो बोन आपस में जुड़ रही होती है, नजदीक होती चली, बीच का स्पेस जो नॉर्मल होना चाहिए वो स्पेस कम होने लगता है। तो वो देख सकते हैं एक्सरे में। डीजनरेशन भी एक्सरे में दिख में आ सकता है। इसी तरह से एमआरआई करेंगे आप, सीटी स्कैन करेंगे आप, तो उसमें भी क्लियर दिखा दिया जाता है कि कार्टिलेज रफ हो गया है, कार्टिलेज में टियर हो गई है, वो दिख में आ जाता है, या कार्टिलेज सिकुड़ रही है, कार्टिलेज वहां से खत्म हो रही है और बोन डिजनरेशन शुरू हो रहा है, बोन नई बोन वहां पे बनना शुरू हो गई है। तो ये सब एमआरआई या सीटी स्कैन में भी क्लियर हो जाता है। इसी तरह से अगर इसके इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं तो इलाज में कई तरीके इलाज है। जैसे दवा से इलाज कर सकते हैं इसको, 100% क्यूरेबल नहीं है जैसा कि मैंने पहले बताया। दूसरे, आप इसको इलाज भी तदबीर, फिजियोथेरेपी या इलाज भी तदबीर में और किस्म आती हैं जो अभी हम बताएंगे आपको, उससे चीज़ को फ़ायदा रिलीफ दिला सकते हैं पेशेंट को। इसी तरह से कुछ ग़िज़ाओं में कुछ कमी करके, कुछ को बढ़ा करके इसमें आराम दिलाया जा सकता है। और इसी तरह से तीसरी और चौथे स्टेज में आप इसको ऑपरेशन की तरफ ले जा सकते हैं, सर्जरी करवाया जाता है, जिसमें हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट का एक थ्योरी है, उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। तो आइए हम पहले मेडिसिन की तरफ चलते हैं। इसमें आमतौर से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है, जैसे एसिक्लोफेनिक दे सकते हैं आप, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं आप, पैरासीटामोल आप दे सकते हैं, इटोरिकॉक्सी ग्रुप की दवाएं दी जा सकती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उस वक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन या और दूसरे दीगर डॉक्टर्स जो है वो इसमें जो है स्टेरॉयडल इंजेक्शन, हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन जोड़ में लगाते हैं। उसका एक खास टेक्निक है, फिर कभी हम उस पर बात करेंगे, तो वो लगाया जा सकता है। इसी तरह से यूनानी में चूंकि खिल्फी अमराज में से एक किस्म है, और खिल्फ में भी बलगम के ज्यादती और बलगम के नेचर के बदलने की वजह से होता है, तो आमतौर से मुसीले बलगम, मुंजीजे बलगम का ध्यान में रखते हुए उस तरीके पे इलाज किया जाता है। इसी तरह से मुहल्लिल औराम और मुसक्किन दवाएं यूनानी तरीका इलाज के हिसाब से या आयुर्वेदिक तरीका इलाज के हिसाब से आप दे सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे असगंध, सुरंजान, हब्बे सुरंजान आती है, हब्बे असगंध आती है, या फिर माजून जोगराज गोगुल है, इत्रिफल उस्ते कुद्दूस है, इत्रिफल किशनीजी है। इन सब चीज दवाओं का इस्तेमाल करके फ़ायदा दिलाया जा सकता है। मकामी तौर पे मुहल्लिल कोई दवाएं लगाई जा सकती है, ट्यूब की शक्ल में, तेल की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में भी मकामी तौर पे लगाने के लिए दिया जा सकता है। इसी तरह से एक मसाज थेरेपी का बहुत अच्छा रोल होता है, नुतूल का बहुत अच्छा रोल होता है, गर्म गर्म पानी थोड़ी दूर से गिराया जाता है। इसी तरह से टिकोर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसमें दवाओं का पोटली बना करके जहाँ पे दर्द हो रहा है उस एरिया की सिकाई करी जाती है, या इंफ्रारेड लाइट से सिकाई की जाती है। तो इस तरह का भी देखा गया बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से कपिंग थेरेपी बहुत ज़्यादा फायदेमंद देखा गया इसमें। कपिंग थेरेपी में खासतौर से वेट कपिंग थेरेपी, ब्लड वाला जो कपिंग थेरेपी करते हैं, क्रोनिक स्टेज में बहुत फायदा दिया गया देखने आता है इसमें। इसी तरह से आप कायरोप्रैक्टिस की कुछ टेक्निक है, जिससे हिप मूवमेंट, नी मूवमेंट और एंकल या जो भी बॉडी के जो भी जॉइंट्स इन्वॉल्व है, उसमें कपिंग के अलावा साथ साथ आप अगर कायरोप्रैक्टिस टेक्निक को भी अपनाते हैं तो और ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा पेशेंट को, और जल्दी इफाका होता है, मर्ज दूर हो जाता है। तो वो टेक्निक को अपनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे आप पेशेंट को नहीं रख सकते हैं, उस पर उतना रिलैक्स नहीं होता पेशेंट, और सदियों तक और महीनों और सालों तक आप कब तक दवा खिलाते रहेंगे। तो खासतौर से एक्सरसाइज का कुछ तरीका है, उसे अपनाना चाहिए, जो हम दिखाएंगे आगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अगर ग़िज़ा पे, डाइट पे अगर हम देखते हैं तो डाइट में टमाटर है, लेमू है, बैगन है, आलू है, रजमा है सब्जी में, और दाल है, चने की दाल है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, तो तकलीफ में आराम आता है और तकलीफ बढ़ती नहीं है। इसी तरह से चाय पीना, इसका भी थोड़ा सा उपयोग कम कर दिया जाए, चीनी का इस्तेमाल कम कर दिया जाए, दही का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं खाने की, ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत सारी किस्में दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, उसमें से चंद चीज़ों को छोड़ देना है तो बिल्कुल आपको आराम आ सकता है। और इस तरह से मरीज को, किसी को भी आप इफाका दिला सकते हैं। और घर बैठे आप खुद भी, जो सुन रहे हैं इसे, आप खुद भी सिकाई करके, मालिश कर करके बहुत हद तक आराम पा सकते हैं।